हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपसेक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12 फिजिक्स के चुंबकत्व और द्रव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भूचुंबकत्व के बारे में कि भूचुंबकत्व होता क्या है। उसके बाद समझेंगे कि भूचुंबकत्व के प्रमाण, यानी जो पृथ्वी पर भूचुंबकत्व है देखने को मिलता है, इसका हमें प्रूफ क्या, किस बात से आप ये प्रूफ करेंगे कि पृथ्वी के अंदर भूचुंबकत्व पाया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि पृथ्वी के चुंबकत्व की उपपत्ति का सिद्धांत, यानी पृथ्वी पर ये जो चुंबकत्व का गुण देखने को मिलता है ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए कुछ सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, भौगोलिक ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं। उसके बाद है चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, दिक्पात का कोण क्या है, नमन कोण क्या है, नति कोण क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नमन कोण में संबंध। ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको इतने सारे टॉपिक एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूचुंबकत्व होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी क्या होती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे एक चुंबक होता है ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी एक गुण पाया जाता है जिसके कारण ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और पृथ्वी का यही गुण भूचुंबकत्व कहलाता है। यानी सिंपली अगर पूछा जाए भूचुंबकत्व क्या है तो आप सिंपल एक लाइन की परिभाषा बताएंगे कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी के इसी गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। तो आई होप आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, पृथ्वी के इसी गुण को हम लोग भूचुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद आता है कि भूचुंबकत्व के प्रमाण, यानी ये पूछा जाता है कि आप एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भूचुंबकत्व के कोई दो प्रमाण बताइए, किस प्रमाण के आधार पे आप कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो इसका जो सबसे मुख्य प्रमाण है, आप नंबर 1 पॉइंट करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि जो सबसे मुख्य प्रमाण है वो ये है कि अगर आप किसी चुंबक को, किसी क्षण चुंबक के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्षण चुंबक क्या होता है, एक क्षण के समान एक चुंबक होता है, उसके दो पोल होते हैं। तो अगर हम किसी क्षण चुंबक को मुक्त रूप से फ्री होकर के, फ्री अवस्था में अगर हम किसी लटका देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाते हैं, तो वो हमेशा, उसकी एक विशेषता होती है कि वो चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो रहा है तो इसको वहां पर उत्तर और दक्षिण दिशा में घुमाने के लिए किसी न किसी चुंबक की आवश्यकता होती है। यानी बिना किसी चुंबकीय प्रभाव के वो चुंबक अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय गुण है, जिसके कारण अगर आप चुंबक को पूर्व पश्चिम में रखेंगे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हुए, तो वो धीरे से क्या होगा, घूम जाएगा उत्तर दक्षिण में, यानी वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, जिसके कारण वो चुंबक को, क्षण चुंबक को आसानी से उत्तर और दक्षिण दिशा में घुमा देता है। तो पहला प्रमाण ये होता है। इसके बाद अगर सेकंड प्रमाण की बात, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसका जो दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है वो ये है कि अगर आप किसी नर्म लोहे की छड़ को जमीन के अंदर, किसी आप लोहे का छड़ लीजिए और उस छड़ को जमीन के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में रख करके गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, तो काफी समय बाद जब आप उसको निकालेंगे जमीन के अंदर से, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। और ये होता कैसे है, ये तभी होगा, वो लोहा जो है उसके अंदर चुंबकीय गुण तभी आएगा जब वो किसी चुंबक के संपर्क में रखा जाएगा। क्योंकि आप अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप सिंपली एक चुंबक लीजिए और उस चुंबक से सटाकर एक पतली सी लोहे की कील लीजिए और उसको रख दीजिए। आप कुछ समय तक जब आप उसको उस चुंबक के पास रख देंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जब आप उस कील को उस चुंबक से निकाल करके, हटा करके उसके पास से किसी दूसरे लोहे की कील के पास उस
छोटी सी कील को लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कील दूसरे अन्य लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, जैसे कि चुंबक करता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोहे की छड़ को जमीन के अंदर काफी लंबे समय तक के लिए गाड़ देते हैं, फिर जब आप उसको खोद करके निकालेंगे तो वो देखेंगे कि उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है, तभी वो लोहे के टुकड़े को चुंबक के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पृथ्वी के चुंबकत्व की उपपत्ति का सिद्धांत, यानी पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है ये उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से अपने अपने सिद्धांतों को दिया है। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत आया उसके अनुसार लोग मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का क्रोड है, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की 3 परतें होती है, सियाल, सीमा और निफे। निफे मतलब जो क्रोड होता है। तो पृथ्वी का जो क्रोड है इसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम मात्रा में पृथ्वी के क्रोड में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आयरन और निकिल नामक जो तत्व होते हैं पाए जाते हैं। यानी ये 2 धातुएं जो आयरन और निकिल है ये पृथ्वी के क्रोड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जब आयरन को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। यानी आयरन को जब ये आयनित होता है तो ये आयन बनाता है फिर डबल++2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है ये है क्या, तो ये होता है आवेश। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूर्णन गति करती रहती है। जैसे कि अगर इसको आप पृथ्वी मानिए तो ये इस अक्ष के परितः से चारों तरफ क्या होती है, हमेशा घूमती रहती है। तो अगर पृथ्वी के अंदर आयन उपस्थित है तो आयन मतलब आवेश उपस्थित है, तो अगर आवेश उपस्थित है तो उस स्थिति में जब आवेश गति करेगा पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ, तो अगर पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो आवेश भी आपका गति करेगा, और जब ये गति करेगा तो गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको हम इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी आवेश गति करता है, कोई भी आवेश चलता है तो उसके चारों ओर उसके गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है। तो ये जो सबसे बड़ा मतलब वैज्ञानिकों ने ये माना कि पृथ्वी के अंदर जो क्रोड है इसके अंदर जो आयन है, जो आवेश है, वो जब गति करता है घूर्णन गति के साथ पृथ्वी के, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये पृथ्वी के भू चुंबकत्व की उपपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसको इनकार करने के पीछे का लॉजिक ये था कि अगर हम किसी चुंबक को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकीय प्रभाव खो देता है, यानी चुंबकत्व का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है अगर आप किसी चुंबक को गर्म करते हैं। सिंपली आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चुंबक को लीजिए, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो क्रोड है ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी का क्रोड जो है बहुत ज्यादा गर्म है, और अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो उसका तो चुंबकीय प्रभाव पहले से ही निरस्त हो जाना चाहिए। तो इस लॉजिक, इस तर्क से क्या किया गया, ये जो आपका पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत था कि क्रोड के कारण पृथ्वी पर चुंबकत्व देखने को मिलता है, इसको यहीं पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है उसमें बताया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवाओं का एक फेरा है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा कि एक वायु की परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में कुछ आवेश क्या है, कुछ गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, और जब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो गतिमान आवेश हम लोग पढ़ते हैं कि वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उसके कारण पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया कि पृथ्वी के चारों तरफ जो आपका वायुमंडल है उसमें जो आयन मंडल है वो जब वहां से आयन जो आवेश होते हैं वो जब गति करते हैं, और ये आवेश जब गति करते हैं तो गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। तो ये कुछ सिद्धांत थे कि पृथ्वी पर चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है, इसके ये सिद्धांत थे। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने सारी चीजें व्यवस्थित रूप से नोट्स में लिख करके लगा दिया है। इसके बाद जो आता है वो है कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, भौगोलिक ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है और चुंबकीय निरक्ष क्या है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। अगर चुंबकीय ध्रुव की बात की जाए तो चुंबकीय ध्रुव
पहले चुंबकीय ध्रुव से समझने से पहले हम लोग समझते हैं भौगोलिक ध्रुव। भौगोलिक ध्रुव क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ध्रुवों की बात कीजिए, पूछा जाए पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं, तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। एक पढ़े हैं नॉर्थ ध्रुव, एक होता मतलब उत्तरी ध्रुव, और एक है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। हम लोग मानते भी हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इन ध्रुवों को हम लोग कहते हैं भौगोलिक ध्रुव, यानी भूगोल में जो हम लोग ध्रुवों को पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। लेकिन जो आपका चुंबकीय ध्रुव होता है, चुंबकीय ध्रुव अगर पूछा जाए तो अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर लटकाते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है क्षण चुंबक की, कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा। तो मान लीजिए हमने इस पृथ्वी, ये मान लीजिए एक पृथ्वी है और इसकी सतह पर हमने एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, तो आप देखेंगे कि जो क्षण चुंबक है वो एग्जैक्ट उत्तर और एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में नहीं होता है। आप ये प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। अगर आप कोई चुंबक लीजिए, अगर मैं कहूँ कि ये सामने वाली दिशा एग्जैक्ट जो है उत्तर है, तो अगर आप क्षण चुंबक को ऐसे लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो क्षण चुंबक है वो एग्जैक्ट उत्तर दिशा में नहीं होगा, ये इसके साथ कुछ ऐसे एंगल पर झुका रहेगा। और ये जो एंगल होता है ये होता है 11.5 डिग्री, यानी 11.5 डिग्री के एंगल पर जो पृथ्वी और पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव होता है और जो चुंबकीय ध्रुव होता है इसके बीच कोण बनता है। तो मान लीजिए हमने एक क्षण चुंबक को लटकाया और ये कुछ इस प्रकार से क्षण चुंबक है, इसको आप मानिए साउथ और ये वाला सिरा है नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉर्थ चुंबक को लटकाने पर नॉर्थ वाला सिरा उत्तरी ध्रुव को दिखाता है, साउथ वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है। तो ये नॉर्थ और साउथ, और आप देखेंगे ये तो हो गया आपका भौगोलिक ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव। और ये जो हो गया, इसको अगर आप ऐसे इस चुंबक को लटकाने पर हमें जो एक ध्रुव देखने को मिलता है पृथ्वी पर, इसी ध्रुव को हम लोग कहते हैं चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। और ये चुंबकीय नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, और ये चुंबकीय साउथ पोल कहलाएगा जब हम चुंबक को लटकाते हैं तब। अब इसके बाद आता है चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष। तो चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए भौगोलिक अक्ष और भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक अक्ष की बात करें तो ये जो आपका दोनों ध्रुव है, दक्षिण और ये जो आपका उत्तर, इन दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है यही रेखा कहलाती है भौगोलिक अक्ष। इसी प्रकार जो आपका चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय जो दक्षिण ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाएगी चुंबकीय अक्ष, यानी चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक क्या है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद आता है चुंबकीय निरक्ष। तो ये तो हो गया चुंबकीय अक्ष, इसी अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आप रेखा खींचे तो ये जो रेखा है ये कहलाएगी चुंबकीय निरक्ष। ये जो रेखा है ये कहलाएगी चुंबकीय निरक्ष, और इसका निरक्ष खींचे तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर हम एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये रेखा बताती है चुंबकीय निरक्ष को। तो आई होप आपको चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष अच्छे से समझ में आया होगा। यानी चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है और चुंबकीय और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। इसके बाद आता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। अब इसको हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये जो हम लोग भौगोलिक ध्रुव और जो चुंबकीय ध्रुव हमने खींचा है, तो ये जो भौगोलिक अक्ष है और जो ये चुंबकीय अक्ष है जो कि आपको लाइन के नुमा दिख रही है, इन लाइनों पर अगर आप क्या करिए कोई तल रखिए, कोई तल का मतलब एक समतल, इस प्रकार से
ऐसे ये भौगोलिक अक्ष है आपका, भौगोलिक ध्रुव है तो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष। तो इस अक्ष पर अगर आप कोई एक तल रखते हैं इस प्रकार से, तो ये जो ऊर्ध्वाधर तल आपको देखने को मिल रहा है, यही ऊर्ध्वाधर तल क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। यानी भौगोलिक याम्योत्तर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में या ऊर्ध्वाधर रखा गया समतल जो है भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। भौगोलिक अक्ष पर रखा गया ऊर्ध्वाधर समतल जो है वो कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर। इसके बाद आता है चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, अगर आप चुंबकीय जो अक्ष है इस पर क्या करिए, इसी पर क्षैतिज दिशा में, पृथ्वी के क्षैतिज इस पर आप कोई एक समतल रखते हैं, तो ये जो समतल होता है ये बताता है चुंबकीय याम्योत्तर को। यानी चुंबकीय अक्ष पर खींचा गया जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है ये कहलाता है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कोई रेखा नहीं होती है जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर होता है, ये एक समतल होता है। समतल का मतलब एक प्लेन होता है इस प्रकार से। तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। तो आई होप आपको चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर समझ में आया होगा। इसके बाद आता है दिक्पात का कोण। अब दिक्पात का कोण क्या होता है तो इसको समझते हैं। तो हमारा जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है और जो भौगोलिक याम्योत्तर होता है, इन दोनों के मध्य एक कोण होता है। जैसे अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए ये है आपका भौगोलिक याम्योत्तर और इसके साथ जो आपका चुंबकीय अक्ष पर एक अच्छा समतल हमने रखा वो है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। तो इन दोनों के बीच आप देखेंगे तो ये एक एंगल बन रहा है और यही जो एंगल है इसी एंगल को हम लोग कहते हैं दिक्पात का कोण। यानी चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। इसको हम लोग क्षेत्र दिक्पात भी कहते हैं। तो आई होप आपको दिक्पात का कोण समझ में आया होगा कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं दिक्पात का कोण। इसके बाद आता है नमन कोण या नति कोण। नमन कोण को हम लोग नति कोण भी कहते हैं, इसको आनति कोण भी कहा जाता है। अब नमन कोण मतलब झुकाव कोण। झुकाव कोण क्या होता है इसको समझते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब आप इस पृथ्वी पर एक चुंबकीय सुई लीजिए और उस चुंबकीय सुई को इसके एक ध्रुव से लेकर निकलिए और यात्रा करते करते इसके दूसरी ध्रुव तक जाइए। तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए हमने एक चुंबकीय सुई लिया और दक्षिणी ध्रुव पर हम स्थित हैं। यहाँ से जब हम यात्रा करना प्रारंभ करेंगे तो उस स्थिति में जो चुंबकीय सुई होगा वो इस दिशा में होगा, ये। तो इसको ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं पीछे वाले को साउथ। जैसे जैसे अगर आप यहाँ पर पहुँचे तो ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर पहुँचे तो ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर पहुँचे तो ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर पहुँचे ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर पहुँचे ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ से यहाँ पर ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ से यहाँ पर ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ से यहाँ पर ये नॉर्थ ये साउथ। फिर आप जैसे जैसे इसके करीब जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका चुंबकीय छड़ है, जो चुंबकीय सुई है, वो जब उत्तरी ध्रुव के समीप पहुंचेंगे तो वो पूरी तरह से इस प्रकार से ऐसे झुक जाएगी। किसके साथ? तो ये आपका जो आपने चुंबकीय ध्रुव खींचा इसके साथ ही क्या होगी, लंबवत हो जाएगी। यानी ये जो आपका पृथ्वी का क्षितिज होगा इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाने लगती है। इसी कोण को हम लोग कहते हैं नति कोण या नमन कोण। यानी जो आपका कंपास निडिल है ये पृथ्वी के क्षैतिज, यानी पृथ्वी जो है इसकी क्षितिज के साथ कितने डिग्री पर झुका है वही एंगल कहलाता है नति कोण यानी झुकाव कोण। जैसे यहाँ पर देखिए तो जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सुई क्या है, पृथ्वी के क्षैतिज में झुकती जाएगी। तो अगर आप इसको ऐसे आप बढ़ाइए आगे तो आप देखेंगे कि ये क्षितिज के साथ एक कोण बनाता है और यही कोण जो होता है जिसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं यही कोण कहलाता है नमन कोण। नमन कोण का मतलब होता है झुकाव कोण। तो आई होप आपको नमन कोण अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक आपको समझना ये है
यहाँ पर देखिए, तो ये जो पृथ्वी, जो हम लोग कंपास सुई लेते हैं, इसका नॉर्थ सिरा पृथ्वी की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अब पृथ्वी की ओर मुड़ने का जो कारण है वो ऐसा तभी हो सकता है जब पृथ्वी जो है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी का अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये एक चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबक, अगर हम कोई आप चुंबक लीजिए, उनके समान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाइए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग जानते भी हैं, सब लोग पढ़े हैं कि समान जो आपके चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो अगर ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है तो आपका जो ये कंपास निडिल है, इसका उत्तरी ध्रुव इसकी तरफ नहीं आना चाहिए, इसके विपरीत आना चाहिए। लेकिन इसका होता क्या है, इसका होता है उल्टा। यानी उत्तरी ध्रुव पर जाने पर आप देखेंगे कि जो कंपास निडिल होती है वो पृथ्वी के साथ पृथ्वी के अक्ष की ओर झुकी रहती है, यानी पृथ्वी के ध्रुव की ओर झुक जाती है, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो हम लोग पढ़ते आते हैं कि पृथ्वी का जो उत्तरी सिरा है वो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव है, वो गलत है। और वैज्ञानिकों ने इसको बाद में डिटेल से थोड़ा सा समझाया। उन्होंने जब ये घटना देखने को मिली तो उन्होंने इस बात को समझाया इस प्रकार से। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा क्षण चुंबक उपस्थित है जो पृथ्वी के ध्रुवों का अपोजिट है। यानी पृथ्वी के जो हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, तो पृथ्वी के अंदर जो आपका एक क्षण चुंबक है, अगर हम इसके अंदर एक बड़ा सा क्षण चुंबक की कल्पना करें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा क्षण चुंबक है। और तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो पृथ्वी के अंदर क्षण चुंबक है, इसके उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के अंदर का जो क्षण चुंबक है उसका साउथ पोल है। यानी जो आपका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर एक क्षण है उसका साउथ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव है। तथा पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है तो उस तरफ पृथ्वी जो आपका क्षण चुंबक है उसका जो है नॉर्थ पोल स्थित है। इसलिए ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम इसके समीप जाते हैं तो पृथ्वी का नॉर्थ वाला सिरा जो होता है वो पृथ्वी के ओर झुक जाता है। तो ये कारण बताया था वैज्ञानिकों ने। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक का जो है सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक। वो पूछा जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नमन कोण में संबंध। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ की सारी चीजें हम लोग पहले मिटा देते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ये जो है एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि आप बताइए इनके बीच क्या संबंध है, या नमन कोण का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है और जो ऊर्ध्व घटक होता है और जो नमन कोण होता है, इसके बीच संबंध क्या है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें एक जो समतल आपको ये वाला जो आपको ये खाली आपको दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, ये आपका है चुंबकीय याम्योत्तर। और जो आपका ये भरा हुआ आपका हिस्सा है ये है आपका भौगोलिक याम्योत्तर। इसको मैंने आपको पहले बताया कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर जो होती हैं ये दोनों समतल होते हैं और एक कोण पर स्थिर होते हैं इस प्रकार से। और ये जो कोण है बीच का, ये वाला इधर वाला, ये बीच वाला, ये कोण कहलाता दिक्पात का कोण। यानी ये जो एंगल है, अगर हम यहाँ पे एंगल को बनाए तो ये वाला एंगल जो है ये है आपका दिक्पात का कोण। अब आप क्या करिए, ये जो आपका चुंबक यहाँ पे दिख रहा है, मान लीजिए क्या है, कंपास निडल है, चुंबकीय सुई है। इस चुंबकीय सुई को ऐसे धागे से बांध करके लटकाया गया है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय सुई को आपको इस प्रकार से नहीं रखना है, ऊर्ध्वाधर नहीं रखना है, आपको उसको क्या करना है, ऐसे खड़ा कर देना है। यानी यंत्र लेना है, जो कंपास निडल है उसको आपको ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देना है। तब आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वाला इधर और साउथ वाला इधर हो जाएगा। फिर आप इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर आप बनाएंगे तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका कुछ इस प्रकार से दर्शाएगा। अब आप देखिए तो ये पृथ्वी के क्षैतिज के साथ एक झुकाव कोण बनाता है। ये इस कोण को हम लोग मान लेते हैं
थीटा। तो ये पृथ्वी के क्षैतिज के साथ क्या कर रहा है, एक झुकाव। पृथ्वी का क्षैतिज यही है, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर, ये इस प्रकार से, और ऊर्ध्वाधर मतलब इस प्रकार से। तो पृथ्वी के समांतर आप देखेंगे तो ये क्षैतिज दिशा में इसके साथ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जो इस कंपास सुई के कारण, वो है थीटा। यही एंगल आपका क्या है, झुकाव कोण है, यानी नमन कोण है। और ये जो आपका नीचे ऊर्ध्वाधर है, इसको वर्टिकल कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और ये है हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्षैतिज कहते हैं। तो आप ये देखिए, तो ये इसके साथ थीटा डिग्री पर कोण बना रहा है। आपको बताना इसी थीटा का मान। तो इस थीटा का मान आपको बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इसका घटक, यानी आपको इसका क्या करना पड़ेगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसका आपको घटक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल भी बताना और वर्टिकल भी घटक बताने हैं। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल घटक होगा, आप लोग घटक क्लास 11th में करना सीखे होंगे। थीटा अगर ये वेक्टर ए है, तो अगर आप इस वेक्टर ए का घटक करेंगे और ये थीटा है, तो थीटा की तरफ हम लोग लिखते हैं ए कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत में लिखते हैं ए साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, बीई है, यानी अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो ये वाला हिस्सा होगा, यानी पृथ्वी के क्षितिज में जो इसका घटक होगा, वो होगा बीई, थीटा की तरफ है तो ये होगा बीई कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल घटक होगा ये होगा आपका बीई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर इसका डेरिवेशन करते समय हम लिखेंगे कि पृथ्वी के क्षैतिज, ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक, ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी का क्षैतिज घटक जिसको हम लोग एच माने हैं, ये आएगा बीई कॉस थीटा। इसको आप बनाएंगे समीकरण 1, तथा पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ये आएगा वी साइन थीटा, और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब ये घटक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि थीटा की तरफ हम लोग बी कॉस थीटा लिखेंगे, यानी और सदिश का क्या करते हैं हम लोग कॉस में लिखते हैं, और थीटा के विपरीत हम लोग साइन में लिखते हैं। तो ये आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 मिल गए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग करने पर, अगर यहाँ पर हम भाग करते हैं समीकरण नंबर 2 में 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आप v माने, इसको h माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं v बटे h बराबर बीई साइन थीटा बटे बीई कॉस थीटा। यहाँ देखिए तो बीई से बीई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है, बीई और बीई दोनों कैंसिल। इसको लिख सकते हैं v बाई एच इक्वल टू, इधर बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं क्लास 10th में कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। तो आप इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं टैन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा v बाई एच इक्वल टू टैन थीटा। आपको मान किसका बताना है, तो थीटा का। थीटा है क्या, तो थीटा है आपका नमन कोण। थीटा क्या है, नमन कोण है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब टैन को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स और v बाई एच। तो ये होगा आपका नमन कोण। ये v क्या है, तो ये है ऊर्ध्व घटक किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का। ये h क्या है, तो ये है क्षैतिज घटक किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये है नमन कोण, ऊर्ध्व घटक और जो आपका क्षैतिज घटक है, इसके बीच संबंध का सूत्र। और इस सूत्र के द्वारा आप नमन कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।